हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुदेश सर बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग के कुछ 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे आप पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी बायोलॉजी की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से हर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है ना। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पूरे हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी, बहुत छोटी से छोटी बीमारी, सबको इस चैप्टर में पढ़ते हैं। कौन सी बीमारी कहां पर होता है, किस अंग में होता है, किसकी वजह से होता है, कौन से सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये बीमारी होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग यहाँ पर कैंसर की भी बात करते हैं, यहाँ पर एड्स की भी बात करते हैं, और फिर वायरस से होने वाली बीमारी है ना, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, इन सब से होने वाली बीमारियों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई 4 से 5 क्वेश्चन का आना मतलब छोटी मोटी बात नहीं है ना। तो इसीलिए इस एमसीक्यू सेशन को आप बिल्कुल देखें, लास्ट तक देखें। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और नीचे नंबर दिया गया है, यहां पर भी आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो, है ना। चलो भाई, तो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो, व्याख्याता 11th-12th को पढ़ाने के लिए आप स्कूल शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, व्याख्याता की बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, नवोदय विद्यालय हो, ईएमआरएस एकलव्य स्कूल की, या छत्तीसगढ़ में पीजीटी बायोलॉजी, या आप अगर बिहार से देख रहे हैं, बिहार में आप व्याख्याता बनने की तैयारी कर रहे हैं, या भारत देश के किसी भी राज्य से आप देख रहे हैं और अपने राज्य के पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से, तो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर कोर्स है, हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है, बाइलिंगुअल है। ये बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। आपको 1% दिक्कत नहीं होगा कि भाई इंग्लिश है, हिंदी है ना। और इसकी खास बात यह है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, 50 क्वेश्चन पर चैप्टर। हर चैप्टर में आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व भी कराया जाएगा पूरे थ्योरी के साथ, और इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि 1% भी आपको कहीं इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हर चीज आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा, 100% श्योरिटी के साथ आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। आप टॉप भी कर सकते हैं जितना पढ़ाया जा रहा है उस कंटेंट से, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये कोर्स। तो अभी इस कोर्स में ऑफर चल रहा है, वैसे तो ये कोर्स 4999 का है ना, 4999 का, लेकिन आपको ये कोर्स ऑफर प्राइस में 2999 में मिल जाएगा अगर आप अभी एक हफ्ते के अंतर्गत इस कोर्स को परचेस कर लेते हैं। तो यहां पर नीचे नंबर दिया गया है 6261144902 में आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं हमारा चैप्टर, हमारे 50 एमसीक्यू का सेशन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक प्रतिरक्षा का उदाहरण है? इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? वो इम्यूनिटी जो हमको जन्म के दौरान मिलता है, जन्म से मिलता है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? अर्जित करते हैं, जो हम जन्म के पश्चात जो हम इम्यूनिटी अर्जित करते हैं, प्रतिरक्षा अर्जित करते हैं, वो एक्वायर्ड होता है। लेकिन इन्नेट मतलब क्या होता है? इन्नेट मतलब होता है जो हमको जन्म से मिलता है। तो कौन सा जन्म से मिलता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन। भाई शुरुआत से एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगा, स्किन बैरियर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई बचपन से ही हमारे पास त्वचा होती है ना, तो स्किन बैरियर इसका एग्जाम्पल हो जाता है। मेमोरी तो बाद में बनता है, और प्लाज्मा सेल भी बाद में काम करते हैं, ठीक है जी। चलो इसका आंसर है स्किन बैरियर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर। सक्रिय अर्जित प्रतिरक्षा कब विकसित होती है? सक्रिय प्रतिरक्षा कब विकसित होती है? बर्थ के बाद, या वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन के बाद, या पैसिव एंटीबॉडी ट्रांसफर के बाद, या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के दौरान? तो यहां पर इसका आंसर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको याद रखना है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिवली हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरेट करेगा, ये वैक्सीनेशन के बाद होता है। वैक्सीनेशन तथा इन्फेक्शन मतलब टीकाकरण या संक्रमण के बाद ही एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरेट होती है, डेवलप होती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन,
द फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इन अ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज, प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी प्रकट होता है? कौन सा एंटीबॉडी सबसे पहले प्रकट होता है? इम्यूनोग्लोब्युलिन एम। मतलब हमारी बॉडी में जब कोई एंटीजन इंटर करता है तो सबसे पहला जो एंटीबॉडी बनेगा वो एंटीबॉडी एम होता है ना, सबसे पहला। चलो क्वेश्चन नंबर 4, एड्स इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ वायरस? तो एड्स जो है किसके द्वारा होता है? याद रखेंगे, एड्स आपका HIV के द्वारा होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और HIV एक टाइप का कैसा वायरस है? एक टाइप का रेट्रो वायरस है। हम लोगों ने इन सब की बात कोर्स में किया हुआ है ना, काफी डिटेल से हम लोगों ने ये HIV क्या होता है, कैसे काम करता है, रेट्रो वायरस क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग हमारे पेड कोर्स में किए हैं, है ना। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल में मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, ठीक है, कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है पूरा। मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्ज है मेंबरशिप का, है ना, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। रोज वहां पर आपको वीडियोस देखने मिलते हैं और मेंबरशिप में बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक। चलो, रेट्रोवायरस क्या होता है? रेट्रोवायरस के पास एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम, जिसकी मदद से रेट्रोवायरस क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। जनरली क्या होता है, हमारे शरीर में DNA से क्या बनता है? RNA बनता है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। और RNA ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो भैया यहां पर DNA से RNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, लेकिन ये जो HIV है ना, इसकी खास बात होती है कि ये RNA से DNA बना सकता है, मतलब रिवर्स काम कर सकता है। तो भाई ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कराने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जो कि इस रेट्रोवायरस के पास पाया जाता है। इसीलिए HIV कैसा वायरस है? रेट्रोवायरस है। और ये क्या करवाता है? एड्स कॉज करवाता है, ठीक है। चलो बात करते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज? इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिसीज नहीं है? बात किए थे, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफॉइड या इन्फ्लुएंजा। तो इनमें से इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस तो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और कोलेरा भी है, टाइफॉइड भी है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की, 6 नंबर। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको 8th 9th 10th क्लास से पढ़ते आते हैं। मलेरिया जो है आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। मेल एनोफिलीज नहीं आएगा, ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो भी नहीं आएगा, और सैंड फ्लाई भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया? मलेरिया के उपचार में कौन सी दवा का यूज किया जाता है? मलेरिया के उपचार में कौन सी दवा का यूज किया जाता है? तो यहां पर पेनिसिलिन नहीं, क्लोरोक्वीन, बिल्कुल क्लोरोक्वीन का यूज किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं होगा और रेफामाइसिन भी नहीं होगा, क्लोरोक्वीन का यूज किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड इज? टाइफॉइड का कारण बनने का कारक कौन सा है? मतलब टाइफॉइड किसके द्वारा होता है? तो टाइफॉइड आपका होता है, नाम से ही पता चलेगा आपको, देखना, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो भाई आपका मलेरिया कराता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से, और बहुत खतरनाक वाला मलेरिया होता है ना, पूछेगा सबसे खतरनाक मलेरिया कौन से द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के द्वारा होता है ना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलाई और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, इन तीनों के द्वारा मलेरिया होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के द्वारा, ठीक। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है, टाइफॉइड किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी, बिल्कुल साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, नाम से ही पता, देखो टाइफॉइड टाइफी, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है क्या? मलेरिया, सॉरी टाइफॉइड। विब्रियो कॉलेरी के द्वारा तो आपका कोलेरा बीमारी होता है, कोलेरा, ठीक है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ट्यूबरकुलोसिस बीमारी होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिसीज? निम्नलिखित में से कौन सा एक फंगल रोग है? कौन सा है फंगल रोग?
तो यहाँ पर रिंग वॉर्म है क्या, डिप्थीरिया है क्या, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस है या टिटनेस है? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका रिंग वॉर्म हो जाएगा। रिंग वॉर्म, रैशेस हो जाते हैं, है ना, तो रिंग वॉर्म इसका आंसर हो जाएगा, फंगल डिसीज है। चलो क्वेश्चन नंबर 10th, विच टाइप ऑफ कैंसर अफेक्ट्स व्हाइट ब्लड सेल? कौन सा कैंसर श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? नाम से ही पता चलता है। हम लोग व्हाइट ब्लड सेल को किस नाम से जानते हैं? हम लोग जानते हैं व्हाइट ब्लड सेल को किस नाम से? व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग जानते हैं ल्यूकोसाइट से, ठीक है, ल्यूकोसाइट से जानते हैं। तो नाम से ही पता चलेगा आपका ल्यूकेमिया बीमारी, मतलब ल्यूकेमिया एक टाइप का कैंसर है जो कि व्हाइट ब्लड सेल को अफेक्ट करता है, ठीक है जी। चलो व्हाइट ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 11th, विच इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ इन न्यूरॉन? कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र विकार न्यूरॉन में माइलिन शीथ के विनाश के कारण होता है? कौन सा ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र है जो कि न्यूरॉन में माइलिन शीथ के डिस्ट्रक्शन को करवाता है, विनाश करवाता है? तो भाई यहां पर आपको याद रखना है, माइस्थीनिया ग्रेविस नहीं आएगा इसका आंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारे जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज होने लग जाते हैं, ठीक है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होगा और ल्यूपस भी नहीं होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12th, which sexually transmitted disease is caused by ट्रिपोनिमा पैलिडम? कौन सा यौन संचारित रोग ट्रिपोनिमा पैलिडम के कारण होता है? कौन सी बीमारी ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा होता है? तो भाई गोनोरिया नहीं होगा इसका आंसर, सिफिलिस इसका आंसर है, एड्स तो एचआईवी के द्वारा होता है, याद रखेंगे, और जेनाइटल हर्पिस भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। सिफिलिस इसका आंसर हो जाता है। सिफिलिस किसके द्वारा होता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक विकार अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 के कारण होता है? भाई 21 नंबर के 21वें नंबर के क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जा रहा है, मतलब ये किसकी बात की जा रही है? ट्राइजोमी इन 21, ठीक है, 21 नंबर के क्रोमोसोम में ट्राइजोमी हो जा रहा है। तो ये कौन सा सिंड्रोम है? डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है? XO वाला कंडीशन हो जाता है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में XXY वाला कंडीशन हो जाता है ना। सिकल सेल एनीमिया तो अलग कंडीशन है, ठीक। तो यहां पर डाउन सिंड्रोम आपका आ जाएगा जिसमें 21 नंबर के क्रोमोसोम में ट्राइजोमी हो जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू? सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? तो सिकल सेल एनीमिया क्या म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन जीन, हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के द्वारा होता है, या लैक ऑफ आयरन के द्वारा होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 के द्वारा होता है, या माल न्यूट्रिशन कुपोषण की वजह से होता है? तो भाई यहां पर आप याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन जीन में म्यूटेशन की वजह से एनीमिया बीमारी होता है। हीमोग्लोबिन के बीटा चैन में 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया होता है, जिसमें कि हंसियाकार मतलब सिकल के आकार का हो जाता है आपका आरबीसी। आरबीसी जनरली क्या होता है? ओवल होता है ना, अंडाकार होता है, लेकिन सिकल सेल में क्या हो जाता है? हंसियाकार हो जाता है आपका आरबीसी का स्ट्रक्चर, ठीक। तो यहां पर याद रखेंगे हीमोग्लोबिन चैन में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, हीमोग्लोबिन जीन में। क्वेश्चन नंबर 15, विच ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैनाबिस प्लांट? कौन सा नशीला पदार्थ कैनाबिस पौधे से प्राप्त होता है? कौन सा नशीला पदार्थ कैनाबिस पौधे से प्राप्त होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था, हीरोइन नहीं आएगा, कोकेन नहीं आएगा, मरीजुआना, और LSD भी नहीं आएगा। LSD आपका ओपियोइड से प्राप्त होता है ना, और कोका तो कोका एल्केलॉइड से प्राप्त होता है, ठीक है। हीरोइन भी आपका ओपियोइड से प्राप्त होता है, लेकिन मरीजुआना जो है आपका
किससे प्राप्त होता है? कैनाबिनॉइड से प्राप्त होता है, कैनाबिस प्लांट से प्राप्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एल्कोहल प्राइमरली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम? शराब मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र के किस भाग को प्रभावित करती है? तो भाई ये हमने पढ़ा है, ये प्रभावित करता है हमारे ब्रेन के सेरिबेलम को, सॉरी सेरिबेलम, हाँ ये है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम मतलब कि ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, हाइंड ब्रेन का भाग होता है ये। ठीक है, सेरिबेलम को अफेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन का पार्ट ही नहीं है, और सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का पार्ट है, मेडुला ऑब्लंगेटा भी पश्च मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेसिव इम्यूनिटी? निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है? पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण कौन है भाई? पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण, तो आपका पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण यहां पर वैक्सीनेशन नहीं, ये तो एक्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण है। ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू बेबी थ्रू मिल्क, बिल्कुल यही इसका आंसर है भाई। बच्चे को बना बुनाया एंटीबॉडी मिल जा रहा है ना, बच्चे को बना बुनाया एंटीबॉडी मिल जा रहा है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी ही तो है। बच्चे की बॉडी अगर एंटीबॉडी खुद से बनाती है तो वो एक्टिव में आता है, लेकिन अगर उसको बना बुनाया पका पुकाया खाना मिल जाए तो वो पैसिव इम्यूनिटी में ही आएगा, है ना। इन्फेक्शन एक्टिव में आ जाता है, और टी सेल एक्टिवेशन भी एक्टिव में आ जाता है। हमको पूछा गया है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण, तो यहां पर मां से शिशु को दूध के माध्यम से एंटीबॉडी स्थानांतरण, ये पैसिव में आता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिसीज? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? वायरल से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है। पोलियो तो है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं है भाई, है ना। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है एक, जिससे होता है। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस यहां पर आंसर हो जाएगा, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज है। कैसी डिसीज है? बैक्टीरियल बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज है। पोलियो आपका आंसर नहीं आएगा, पोलियो वायरस से होता है। हिपेटाइटिस बी वायरस से होता है ना, और रेबीज रूबेला वायरस से होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, द मेन फंक्शन ऑफ हिस्टामीन इन एलर्जिक रिएक्शन इज? एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में हिस्टामीन का मुख्य कार्य क्या होता है भाई, है ना। एलर्जिक रिएक्शन में प्रतिक्रियाओं का या हिस्टामीन का क्या काम होता है एलर्जिक रिएक्शन में? एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामीन का क्या काम होता है? तो स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी प्रोडक्शन, क्या एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाता है? कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, बिल्कुल ये इसका आंसर है भाई। एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामीन की वजह से ही तो आपके स्वेलिंग और सूजन हो जाता है, सूजन तथा जलन उत्पन्न होता है ना। डिस्ट्रॉइंग पैथोजन, भाई एलर्जिक रिएक्शन में पैथोजन डिस्ट्रॉय नहीं होता। इंक्रीजिंग आरबीसी काउंट, ये भी नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है? सूजन और जलन हो जाता है, किसकी वजह से? हिस्टामीन की वजह से। याद रखेंगे, एलर्जिक रिएक्शन हिस्टामीन प्रोटीन बनता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोवन डिसीज? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ रोग है? कौन सा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है? तो यहां पर आपको याद रखना है, ट्यूबरकुलोसिस है क्या, काला आजार है क्या, चिकन पॉक्स है या टिटेनस है? कौन सा ऐसा बीमारी है जो प्रोटोजोआ से होता है? तो याद रखेंगे काला आजार इसका आंसर है, काला आजार प्रोटोजोआ से होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी? निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूली प्रतिरक्षा की विशेषता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहां पर इट इज नॉन स्पेसिफिक। भाई एडेप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, इट हैज मेमोरी रिस्पॉन्स, बिल्कुल एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी ही तो बनता है। ठीक है, यही इसका आंसर है। इट इज प्रेजेंट एट बर्थ, नहीं एक्टिव नहीं रहता, यहां पर पैसिव रहता है। ठीक है, बर्थ के दौरान पैसिव इम्यूनिटी रहता है, एक्टिव इम्यूनिटी नहीं। ठीक है, इट डज नॉट इन्वॉल्व लिम्फोसाइट, भाई एक्टिव इम्यूनिटी में बी और टी लिम्फोसाइट का मेन काम होता है। तो ये बोल रहा है कि यह लिम्फोसाइट को शामिल नहीं करता, बिल्कुल नहीं भाई करता है। ठीक है, तो यहां पर मेमोरी बनता है, ये इसका आंसर है, इनमें से यही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय अ टिटेनस एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन? Which type of immunity is provided by a tetanus antitoxin injection? टिटेनस एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन में से कौन सी प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है? तो भाई टिटेनस एंटीटॉक्सिन, यहां पर सीधा ड्रग प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सीधा अगर हमारी बॉडी में ड्रग प्रोवाइड कर दिया जाता है तो वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। एक्टिव नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी क्या ये है या पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी? तो यहां पर क्योंकि ये ड्रग है और ये मैन मेड है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा, तो ये ह्यूमन से बनाया गया है, इसलिए ये पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हो जाएगा। नेचुरल में फिर वो बना बुनाया मिलता है ना, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो टिटेनस का एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन है वो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, और ये क्योंकि ये दवाई है डायरेक्टली हमारे बॉडी में दिया जा रहा है, हमारी बॉडी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ड्रग के द्वारा टिटेनस का जो वायरस है उसको क्या किया जा रहा है, टिटेनस का जो जर्म है उसको मारा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इम्यून सेल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन? मुख्य रूप से एंटीबॉडी उत्पादन के लिए कौन सी प्रतिरक्षा कोशिकाएं जिम्मेदार होती है? बी सेल, टी सेल या मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल? तो हमेशा याद रखना बी सेल ही एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी सेल बनाता है, लेकिन टी सेल एंटीबॉडी का हेल्प करता है बस, ठीक है। टी सेल एंटीबॉडी का हेल्प करता है, मैक्रोफेज नहीं आएगा, न्यूट्रोफिल नहीं आएगा और टी सेल भी नहीं आएगा। टी सेल बी सेल का हेल्प करता है, लेकिन बी सेल मेन काम करता है एंटीबॉडी बनाने में। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is not a component of the immune system? निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र का घटक नहीं है? थाइमस ग्लैंड, बोन मैरो, किडनी या स्प्लीन? तो याद रखेंगे यहां पर किडनी, किडनी प्रतिरक्षा तंत्र का पार्ट नहीं है। थाइमस ग्लैंड तो है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड है, बोन मैरो भी है, स्प्लीन भी है, प्लीहा भी है, लेकिन किडनी या गुर्दा आपका प्रतिरक्षा तंत्र में कोई काम नहीं होता इसका। किडनी क्या करता है? बेसिकली हमारे मूत्र के फिल्ट्रेशन में, है ना, फिल्ट्रेशन करता है, किसका? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, मतलब मूत्र निर्माण, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है किडनी। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस? एचआईवी के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? सबसे इजी, एड्स, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं, सिफिलिस भी नहीं और मलेरिया भी नहीं होगा। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस? हेपेटाइटिस बी वायरस का संचरण किस प्रकार होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस का संचरण किस प्रकार होता है? तो क्या ये कंटामिनेटेड वाटर से होता है? नहीं। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, वायुजनित बूंदे से होता है? नहीं। ब्लड तथा बॉडी फ्लूइड से होता है ये, ठीक है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी है, लेकिन ये ब्लड तथा बॉडी के फ्लूइड के ट्रांसफ्यूजन से होता है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड मतलब वही सीमेन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। तो भाई मॉस्किटो बाइट से भी ये नहीं होता है, मच्छर के काटने से नहीं होता है, याद रखेंगे, ब्लड तथा बॉडी फ्लूइड के ट्रांसफ्यूजन से होता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस? सबसे इजी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस बीमारी कौन करवाता है? कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नहीं, ये तो टिटेनस करवाएगा। साल्मोनेला टाइफाइड करवाएगा और विब्रियो कोलेरी कॉलेरा करवाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होता है? कॉलरा होता है ना। डिप्थीरिया, आपका डिप्थीरिया भी आपका यहां पर होता ही है, ठीक है। मिसल्स नहीं होता है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। लेप्रोसी भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जीवाणु से नहीं होता है, पूछा गया है, तो जीवाणु से मिसल्स नहीं होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, काला आजार इज कॉज्ड बाय विच प्रोटोजोवन पैरासाइट? काला आजार बीमारी जो है कौन से प्रोटोजोवा से होता है? तो यहां पर आपको याद रखना है, काला आजार जो है ट्रिपेनोजोमा से नहीं होता, लिशमैनिया
डोनोवानी से होता है काला आजार। किससे होता है? लीशमैनिया डोनोवानी से होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से तो मलेरिया होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से आपका अमीबियासिस होता है। ठीक है, चलो 30 विच फंगल इन्फेक्शन इज कॉमन इन इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में कौन सा फंगल संक्रमण आम है ना? ऐसा पर्सन जिसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर है, तो उसमें कौन सा फंगल संक्रमण, कौन सा फंगल डिसीज कॉमन है, आमतौर पर होते रहता है? तो ये इसका आंसर एथलीट फूट है, गलत। रिंगवर्म है, नहीं। कैंडिडियासिस, ये इसका आंसर है भाई। टिटेनस भी नहीं होगा। ठीक है, कैंडिडियासिस जनरली जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनमें होते रहता है। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं जी, पानी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या बोलता है? विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन ब्लड। कौन सा आनुवंशिक विकार रक्त में थक्के बनने वाले कारकों की अनुपस्थिति के कारण होता है? मतलब ऐसा कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, कौन सा आनुवंशिक विकार है, बीमारी है जिसमें थक्का नहीं बनता है ब्लड का रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है? तो डाउन सिंड्रोम नहीं। सिकल सेल एनीमिया, याद रखेंगे सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप सिकल सेल का हो जाता है। हीमोफीलिया में आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। ठीक है, थैलेसीमिया इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32 विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज कॉज्ड बाय निसेरिया गोनोरिया। निसेरिया गोनोरी के द्वारा कौन सा यौन संचारित रोग निसेरिया गोनोरी के कारण होता है? तो यहां पर आपको याद रखना है निसेरिया गोनोरी के द्वारा, नाम से ही पता चल रहा है भाई, इजी है। गोनोरिया, सिफिलिस नहीं होगा, जेनाइटल हर्पिस भी नहीं होगा और क्लेमाइडियासिस भी नहीं होगा। गोनोरिया आपका किसके द्वारा होता है? निसेरिया गोनोरी से होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 विच मेजर रिस्क फैक्टर द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर इज। फेफड़ों के कैंसर का मुख्य जोखिम कारक क्या है? बड़ा सुंदर सा हिंदी है यार, मुख्य जोखिम, प्रमुख जोखिम कारक। तो कौन सा है लंग कैंसर, फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख जोखिम कारक क्या है? हाई फैट डाइट, स्मोकिंग, वायरल इंफेक्शन या एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर ना 10वीं का बच्चा, 8वीं का बच्चा, 5वीं का बच्चा सब दे सकता है भाई। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। स्मोकिंग के द्वारा ही तो लंग कैंसर होता है ना? लंग कैंसर होता है। कौन सा कैंसर? लंग कैंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 34 विच टाइप ऑफ ट्यूमर स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कौन सा ट्यूमर शरीर के विभिन्न भागों में फैलता है? बेनाइन ट्यूमर नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि बेनाइन ट्यूमर जो है ओनली एक ही प्लेस पर रहता है, एट वन प्लेस, एक ही जगह जो रहता है उसे बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर इसका आंसर है। और लोकेलाइज्ड ट्यूमर तो भाई नाम से पता चल रहा है, स्थानीय ट्यूमर एक ही जगह रहेगा। नन ऑफ द एबोव नहीं होगा यहां पर। मैलिग्नेंट ट्यूमर हमने पढ़ा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर पूरी बॉडी में फैलता है। ठीक है, पूरी बॉडी में फैलता है। कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट। कोकेन किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है? कोकीन किस पौधे के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है? तो याद रखेंगे कोकेन आपका किससे ऑब्टेन किया जाता है भाई? इरिथ्रोजाइलम कोका के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। इरिथ्रोजाइलम कोका के द्वारा। पेपेवर सेमिनिफेरम नहीं आएगा, कैनाबिस सटाइवा नहीं आएगा और एट्रोपा बेलाडोना भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। एल्कोहल अफेक्ट्स विच न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। शराब मस्तिष्क में किस न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करता है? तो शराब जो है मस्तिष्क में आपके गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करता है। किसको? गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करता है शराब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन, निम्नलिखित में से कौन HIV संचरण का तरीका नहीं है, मतलब HIV किस कौन से तरीके से नहीं फैलता है बोला जा रहा है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, भाई असुरक्षित यौन संपर्क से तो फैलता है बिल्कुल, है ना, अगर कॉन्डम का यूज नहीं किया जाएगा तो फिर तो बिल्कुल फैलेगा ही। शेयरिंग निडल्स, इससे भी फैलता है। मॉस्किटो बाइट से नहीं फैलता है जी, भाई कभी सुना है एड्स मॉस्किटो के बाइट से फैलता है, HIV मॉस्किटो के बाइट से फैलता है, ये नहीं फैलता, मॉस्किटो से नहीं फैलता है जी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मदर टू चाइल्ड में तो बिल्कुल ट्रांसमिट होता है, मदर से बच्चे में तो ट्रांसमिट होता ही है, ठीक है, मतलब ऐसी मदर जिसको एड्स है, जिसके बॉडी में HIV है, तो उसके बच्चे में, उसकी बॉडी में जो बच्चा पल रहा है उसमें तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मदर का ही तो ब्लड या मदर का ही तो सारा कुछ बच्चे को मिल रहा है ना, तो यहां पर तो जाएगा ही। क्वेश्चन नंबर 38, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप्ड आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन, संक्रमण से ठीक होने के बाद कौन सी प्रतिरक्षा विकसित होती है, कौन सी प्रतिरक्षा विकसित होती है भाई संक्रमण के बाद। तो यहां पर आप याद रखेंगे, क्योंकि ये हमारी बॉडी एक्टिव तरीके से काम करेगी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सक्रिय अर्जित प्रतिरक्षा विकसित होती है, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी तो ये ड्रग्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। इनेट इम्यूनिटी आपका बर्थ के समय मिलता है, हमको बर्थ से जो इम्यूनिटी मिलता है वो इनेट इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में ड्रग दे देते हैं, आर्टिफिशियल क्योंकि मैन मेड ड्रग, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया ड्रग, ठीक है, ड्रग। और पैसिव इम्यूनिटी में भी वही वैक्सीनेशन वगैरह आ जाता है आपका, वैक्सीनेशन, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्सीन इज ट्रू, निम्नलिखित में से टीकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, टीकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहां पर ध्यान देंगे, वैक्सीन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, बहुत गलत, अब भी जस्ट हमने बोला, देखो एक्टिव इम्यूनिटी में वैक्सीन। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ट्रू है, कौन सा ट्रू है, तो वैक्सीन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी नहीं होगा, यहां पर ये वैक्सीन मत याद रखना, ठीक है। हाँ, वैक्सीन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, ये इसका आंसर नहीं है। वैक्सीन कंटेन वीकेंड और किल्ड पैथोजन, टीकों में कमजोर या मरे हुए रोगजनक होते हैं, बिल्कुल ये सही लग रहा है हमको, लेकिन अभी सही नहीं लगाते। वैक्सीन हैव नो इफेक्ट ऑन इम्यून मेमोरी, भाई वैक्सीन में मेमोरी का बहुत बड़ा काम होता है कि नहीं होता है, टीकों का प्रतिरक्षा स्मृति पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ये तो हमको गलत लग रहा है। वैक्सीन आर ओनली गिवन आफ्टर इन्फेक्शन अकर्स, टीके केवल संक्रमण के बाद दिए जाते हैं क्या, नहीं भाई, जिसको पोलियो नहीं हुआ है उसके बाद भी तो उसको पोलियो दिया जाता है ना, जिसको कोरोना वायरस नहीं हुआ था उसको भी तो कोरोना वायरस का टीका लगाया गया ना, वैक्सीन लगाया गया। तो भाई वैक्सीन सिर्फ संक्रमण होगा उसके बाद ही देंगे, ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत है, हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, वैक्सीन कंटेन वीकेंड और किल्ड पैथोजन, है ना। वैक्सीन में क्या किया जाता है, कमजोर या मरे हुए रोगजनक को, मतलब मरे हुए बैक्टीरिया या मतलब जिसके अगेंस्ट कोई भी बीमारी है उसके पैथोजन के अगेंस्ट, उसी पैथोजन को आधा मार के या उसकी बॉडी के कुछ प्रोटीन को वैक्सीन के फॉर्म पे हमको दिया जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40, ड्रग एडिक्शन कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट, मादक पदार्थों की लत से निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव हो सकता है, ड्रग से कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं। तो अच्छा, कौन से प्रभाव हो सकते हैं, तो इंक्रीज्ड अलर्टनेस, भाई हमारा बुद्धि सतर्क थोड़ी हो जाता है, दारू वारू पीते हैं, ड्रग वग लेते हैं तो बुद्धि सतर्क नहीं होता ना। इंपेयर्ड जजमेंट, निर्णय क्षमता में कमी, हाँ ये सही लग रहा है। बेटर मेमोरी रिटेंशन, बेहतर स्मृति धारक, बिल्कुल नहीं भाई, कोई नशा किया है तो उसको याददाश्त थोड़ी बढ़ जाएगा, उसका कम हो जाता है। और इनहेंस्ड इम्यून रिस्पॉन्स, नहीं, इम्यून रिस्पॉन्स घटता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इम्पेयर्ड जजमेंट, निर्णय क्षमता में कमी हो जाती है ड्रग वगैरह से, है ना। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंटरफेरॉन इन द इम्यून सिस्टम,
इंटरफेरॉन का प्रतिरक्षा तंत्र में प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र में इंटरफेरॉन का क्या प्राथमिक कार्य होता है? तो भाई यहां पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, भाई ये नहीं होगा इसका आंसर। प्राइमरी फंक्शन बोल रहा है किसका? इंटरफेरॉन का। तो इंटरफेरॉन एंटीबॉडी नहीं करवाता है प्रोडक्शन। इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन, बिल्कुल इंटरफेरॉन जैसे ही बोलेंगे ना तो याद रखना आप वायरस से रिलेटेड चीज है ये, ठीक है, वायरस। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया पैथोजन, नहीं। इनहेंस रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, नहीं। ये वायरल रेप्लिकेशन को रोकता है, क्योंकि देखो जनरली इंटरफेरॉन कहां से रिलीज होता है? हमारी ही बॉडी के सेल से रिलीज होता है। ये बहुत सारे सेल्स है, ठीक है, ये बहुत सारे सेल्स हैं, जिसमें से मान के चलो ये वाला सेल है, इस वाले सेल को वायरस ने क्या कर दिया है? इन्फेक्ट कर दिया है। वायरस इस वाले सेल में घुस गया है। अब वायरस जैसे ही इस सेल में घुसा तो ये वाला जो सेल है ना, ये एक केमिकल रिलीज करेगा, क्या? इंटरफेरॉन। ऐसे आसपास पूरा केमिकल रिलीज करेगा इंटरफेरॉन नाम का, और ये केमिकल सभी आसपास के सेल्स को बताएगा कि देखो भाई, मुझे तो इस वायरस ने क्या कर दिया है? अटैक कर दिया है, इन्फेक्ट कर दिया है, तुम लोग अलर्ट हो जाओ, इस वायरस से अटैक ना होना। तो ये जो इंटरफेरॉन है ना, ये एक टाइप का केमिकल है जो बाकी सेल्स को बताता है कि भाई वायरस से अटैक नहीं होना है तुम लोगों को, मैं तो अटैक हो चुका हूं, ठीक है। तो वायरस के रेप्लिकेशन को रोक रहा है, मतलब वायरस को बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग एंड रिमूविंग और ओल्ड रेड ब्लड सेल फ्रॉम सर्कुलेशन? कौन सा अंग पुराने लाल रक्त कोशिकाओं को छानकर हटाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो यहां पर लिवर नहीं आएगा, स्प्लीन इसका आंसर है। हम लोग पढ़ते हैं ना ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का रेगिस्तान, सॉरी कब्रिस्तान कौन सा है? लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लिन को कहा जाता है, क्योंकि स्प्लिन में ही आरबीसी, जितने भी आरबीसी है ना, देखो याद रखना आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है वो 120 दिन का होता है, ठीक है। अब 120 दिन के बाद ये आरबीसी कहां जाता है? ये आरबीसी जाता है स्प्लिन में, और इसी स्प्लिन में, स्प्लिन जिसको हम लोग प्लीहा के नाम से जानते हैं, है ना, तो इसी स्प्लिन में हमारा जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय आरबीसी, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक लसिका अंग का उदाहरण है? लिम्फ नोड, स्प्लिन, थाइमस या टॉन्सिल? तो भाई यहां पर आपको याद रखना है थाइमस हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का एग्जाम्पल है, और बाकी सब किस में आ जाते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर? टाइफॉइड बुखार का कारक कौन है? सबसे इजी, साल्मोनेला टाइफी। विब्रियो कॉलेरी नहीं होगा, ये तो कॉलेरा करवाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस करवाएगा। टीबी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ये आपका कुष्ठ रोग करवाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग वायरस के कारण होता है? सिफिलिस, गोनोरिया, जेनाइटल हर्पिस या क्लेमाइडिया? कौन सा रोग वायरस की वजह से होता है? तो यहां पर आपको याद रखना है जेनाइटल हर्पिस वायरस की वजह से होता है, जेनाइटल हर्पिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज अ हेलुसिनोजन? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मति भ्रम या हेलुसिनोजन कारक करने वाला पदार्थ है? देखो हेलुसिनोजन का मतलब क्या होता है? हमारा मति भ्रष्ट हो जाना, ठीक है। तो इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमारे मति को भ्रष्ट कर देता है, हमारे ब्रेन को हमारे कंट्रोल से हटा देता है ना, मतलब हमारा अपने आप पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, हेलुसिनोजन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हेलुसिनेशन का काम करता है? हीरोइन, कोकेन, एलएसडी या निकोटीन? तो भैया इसका आंसर है आपका एलएसडी, ठीक है। एलएसडी जो है हेलुसिनोजन के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, विच कैंसर इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ टोबैको चीविंग? तो टोबैको चीविंग, भाई टोबैको तंबाकू चबा रहे हैं,
तंबाकू चबाने से कौन सा कैंसर आमतौर पर होता है? ओरल कैंसर होता है आपका, मुंह से ही तो चबा रहे हैं ना, तो ओरल कैंसर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, द जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 इज नोन एज। अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 के कारण उत्पन्न आनुवंशिक विकार कौन सा होता है? तो ये हम लोगों ने पढ़ा है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम मतलब कि 21 नंबर के क्रोमोसोम में क्या हो जाता है? ट्राइसोमी। ठीक है, 21 नंबर के क्रोमोसोम में आपका ट्राइसोमी हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोवन डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल सैंड फ्लाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ रोग मादा सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है? कौन सा प्रोटोजोवन रोग है जो मादा सैंड फ्लाई के काटने से होता है? तो यहां पर तो पहले आपको याद रखना है प्रोटोजोवन डिसीज कौन कौन सा है। मलेरिया, जो कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। काला आजार इसका आंसर है, याद रखेंगे। ठीक है, अमीबिएसिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है, और ये क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से होता है। ठीक है, और गियार्डियसिस भी इसका आंसर नहीं है, याद रखेंगे। काला आजार, काला आजार किसकी वजह से? आपके फीमेल सैंड फ्लाई के काटने से होता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ विथड्रॉल सिंड्रोम इन ड्रग एडिक्ट्स। नशीली दवाओं के आदि लोगों में विथड्रॉल सिंड्रोम का कौन सा लक्षण होता है? तो भाई यहां पर कौन सा लक्षण हो सकता है? यूफोरिया, इंक्रीज्ड एनर्जी, एंजाइटी एंड ट्रिमर्स, चिंता और कपकपी, या इंप्रूव्ड कॉन्सेंट्रेशन, बेहतर एकाग्रता। बिल्कुल नहीं होगा बेहतर एकाग्रता। भाई जो ड्रग एडिक्ट है ना, ड्रग एडिक्ट है जो बहुत ज्यादा नशा कर रहा है, उसमें एंजाइटी बहुत ज्यादा रहेगा और ट्रिमर्स मतलब कि कपकपी बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो 50 क्वेश्चन है आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, इस 50 क्वेश्चन को कर लो, इन्हीं से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं 50 क्वेश्चन से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलने हैं, है ना। और आप सुदेश सर बायोलॉजी से जुड़ के रहें, क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, हर एग्जाम की तैयारी यहाँ पर कराया जाता है ना। और आप कोर्स परचेस नहीं किए हैं तो बिल्कुल कोर्स परचेस करें यहाँ से, और जितने भी 50 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे मैसेज कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।